नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे यूपी की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत व्यवस्था के शुद्धिकरण और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 31 जुलाई से 6 अगस्त तक एक सप्ताह का विद्युत उपभोक्ता और जन प्रतिनिधि संपर्क का राज्य स्तरीय विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान विद्युत व्यवस्था के संबंध में जन प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाएगा। वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन में बैठक कर ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सभी जिलों के अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर उनके साथ बैठक करेंगे। विद्युत समस्याओं के समाधान और विद्युत सुधार के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, जिससे कि जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल कर विद्युत सुधार के लिए प्राथमिकता पर आरडीएसएस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जा सके। आपको बता दें कि नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत व्यवस्था के शुद्धिकरण और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 6 अगस्त तक एक सप्ताह का विद्युत उपभोक्ता और जन प्रतिनिधि संपर्क का राज्य स्तरीय विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान विद्युत व्यवस्था के संबंध में जन प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाएगा। वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन में बैठक कर ये निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सभी जिलों के अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर उनके साथ इसको लेकर बैठक भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अगर बात करें तो एके शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि विद्युत उपभोक्ता और जन प्रतिनिधि संपर्क का राज्य स्तरीय एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, आपको बता तो उत्तर प्रदेश ऊर्जा मंत्री एके शर्मा लगातार जो है पावर कॉर्पोरेशन को और बेहतर और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। इसके लिए लगातार वो बैठक कर रहे हैं। अब बात करें अगर जन समस्याओं की और विद्युत व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण की, तो 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक एक सप्ताह का विद्युत उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधि संपर्क राज्य स्तरीय अभियान भी चलाया जाएगा। लगातार इसके लिए जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी जरूरी है। इसके लिए लगातार दिनेश एके शर्मा लगातार निर्देश भी दे रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार अधिकारियों को जनसंपर्क में आने के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाल ही में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 11,000 वोल्टेज की लाइन में डीजे से टकरा गई और करंट से लगभग एक दर्जन कांवड़ियों की मौत भी हो गई थी। तो ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर योगी सरकार लगातार जो है सख्त निर्देश दे रही है। इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी को लेकर यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। तो तमाम ऐसे आला अधिकारी हैं जिनको एके शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि लगातार इस पर मॉनिटरिंग बनाई जाए और जन समस्याओं को लगातार निस्तारित किया जाए। जी वहीं ऋषभ, अगर बात करें जिस तरीके से ये एक हफ्ते का अभियान होने वाला है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ अहम ये जो बैठक होने वाली है इस एक हफ्ते में लगातार जो बैठकें होंगी उसमें क्या कुछ अहम हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है उसका त्वरित निस्तारण हो। जन समस्याएं लगातार जो बढ़ती आ रही है, चाहे वो बिजली संबंधित समस्याएं हो, तार संबंधित या मीटर संबंधित अन्य समस्याएं हो, तो उनका त्वरित निस्तारण किया जाए और समयबद्ध तरीके से लगातार लोगों को सहूलियत मिले। इन तमाम जो ध्यान रखते हुए लगातार एक अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत जितने भी अधीक्षण अभियंता है वो अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे, विद्युत समस्याओं का समाधान और विद्युत सुधार के प्रतिनिधियों के साथ जो है चर्चा भी करेंगे और मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। इसको लिए लगातार वो लगातार क्षेत्र में जाएंगे और योजनाओं के अंतर्गत
क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, उस पर सुधार के लिए कार्य करेंगे। जी। वहीं ऋषभ, अगर बात करें जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनती है या मानसून आता है तो कहीं ना कहीं बिजली की समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि करंट लगने से भी कई कांवड़ियों की मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं अगर यूपी की बात करें तो अभी जिस तरीके की विद्युत समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है ये जो विद्युत समस्याएं जितनी भी सामने आ रही हैं इसका किस तरीके से निस्तारण किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस चीज के लिए मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और इसके लिए लगातार जो है आला अधिकारियों को निर्देश भी देते आ रहे हैं। अब देखिए, ये एक अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जितने भी समस्याएं हैं जो जो प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, बिजली की समस्याएं, जहाँ तार ढीले हैं या इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही हैं, इसको निस्तारित करने के तत्काल निर्देश दे दिए गए हैं। और इस तरीके की जितनी भी समस्याएं आती है, यदि इससे त्रुटि होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के भी लगातार निर्देश दिए हैं। देखिए, इस दौरान विभाग के सारे अधिकारी जनप्रतिनिधि एवं जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। जो कार्य कराने जाते हैं और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इन कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये तमाम ऐसी जन समस्याएं हैं जो दूर की जा सकती है। जी। वहीं ऋषभ, अगर बात करें ये जो एक हफ्ते का अभियान होने वाला है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस अभियान को लेकर भी जो बैठक होगी उसको लेकर भी जितने भी अधीक्षक अभियंता हैं उनके भी सुझाव मांगे गए हैं, तो क्या लगता है इन पर कितनी तेजी से निस्तारण होगा यूपी में? देखिए, 31 जुलाई से एक हफ्ता का विद्युत जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तमाम आला अधिकारी जो विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं, देखिए, अगर बात करें तो बैठक में मौजूदा इसमें यूपीपीसीएल डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, डीजी बिजली प्रबंधक निदेशक उत्पादन एवं पोषण पी गुरु प्रसाद, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार और सभी डिस्कॉम के प्रबंधक निदेशक एवं पावर कॉर्पोरेशन के तमाम अधिकारी जो है लगातार इस पर मॉनिटरिंग बना रहे हैं, लगातार इस पर जो है नजरें गड़ाए हुए हैं। और तमाम ऐसे निर्देश हैं जो जिनका अनुसरण कराया जा रहा है, तो लगातार जनता के बीच में जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं देखिए फीडबैक मिलेगा, तो जनता की कहीं ना कहीं समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, जिससे जो समस्याएं या दिक्कतें आ रही, जो शिकायतें आ रही हैं, उनका निस्तारण हो सकेगा। जी। वहीं ऋषभ, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याओं को लेकर सरकार हमेशा से ही प्रयासरत रही है, तो अगर विद्युत सुधार की बात करें तो किस तरीके के प्रयास इसको लेकर पहले भी सरकार की ओर से किए जा चुके हैं? देखिए, पहले भी लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग कभी लगातार इस पर नजरें बनाए हुए, लेकिन कहीं न कहीं देखा गया है कि आला अधिकारियों की हिला वाली के चलते इस तरह की चीजें होती है, चाहे वो मेरठ के कांवड़ियों की मौत का मामला हो या अन्य मामले हो, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो दोबारा पुनरावृत्ति न हो, तो उसको लिए लगातार AK शर्मा मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं, लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। जी। ठीक है ऋषभ गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सहायता देने में देरी से नाराज आम आदमी पार्टी की नेता और राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के शीर्ष नौकरशाही को पत्र लिखकर शनिवार और रविवार को सभी अधिकारियों को तैनात करने के लिए कहा है, ताकि सोमवार को बाढ़ प्रभावितों को राहत सहायता हस्तांतरित की जा सके। आतिशी ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार शाम को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव अश्विनी कुमार और राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ दिल्ली के बाढ़ प्रभावित नागरिकों को दी जाने वाली 10,000 रुपए की राहत सहायता की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने लिखा कि मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में रहने वाले 4,716 परिवारों में से केवल 197 परिवारों को दिल्ली सरकार की 10,000 अनुग्रह राशि मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिल्ली सरकार प्रयासरत है, वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से सहायता राशि देने में ये देरी हुई है, उसको लेकर अब आतिशी ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। प्रभावित इलाकों की, तो वहाँ पर जो लोग थे जो बाढ़ पीड़ित स्थित थे, उनको लिए अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कदम उठाया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि उनको सहायता राशि के साथ साथ उनको कहते और जरूरत चीजें हैं वो भी दी जाएगी। मगर यहाँ पर जो सहायता राशि थी वो थी 10,000 रुपए। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल आतिशी के द्वारा जो मंत्री है उनके द्वारा कहीं ना कहीं बात की गई थी कि वाकई में ही कितने लोगों को अभी तक जो राज्य के द्वारा की जो सहायता राशि जो देनी थी वो कितने लोगों को तक पहुंची है, क्या तो उन्होंने ये जाना। तो कहीं ना कहीं बैठक के माध्यम से तो पता लगा 197 लोगों को ही कहीं ना कहीं जो 10,000 रुपए की सहायता राशि थी वो पहुंची है और बाकी लोगों को अभी तक नहीं। इसी को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई गई है। उनको पत्र लिखा गया है कि रविवार और शनिवार दोनों दिन ही कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो छुट्टी पर नहीं रहेंगे, उनके लिए काम दिया गया है और लगातार ये कोशिशें की गई है कि 10,000 रुपए सहायता राशि जो है लगभग 4,000 से ज्यादा लोग जो है उन तक पहुंचाई जाए और सोमवार शाम तक इसकी रिपोर्ट जो है वो आतिशी के द्वारा आतिशी को पहुंचाई जाएगी, ताकि ये स्पष्ट हो चुके जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो सहायता राशि जो बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए दी गई थी वो उनके परिवारों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर नहीं पहुंची तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो आतिशी है वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से जायजा ले सकती है। और कहीं ना कहीं जो नरेश कुमार को अभी तक फटकार लगाई गई है और यहाँ तक कि उनको पत्र भी लिखा गया है कि रविवार को भी कोई भी छुट्टी पर नहीं रहेगा, तमाम अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं कार्य करेंगे और सोमवार तक इसकी रिपोर्ट जो है वो देनी है। मगर जैसे ही जो आतिशी को तक जानकारी मिल रही थी कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में या फिर कहे बाढ़ पीड़ित जो परिवार है उन तक सहायता राशि नहीं दी गई है, उसको लेकर आप कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कठोर कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 4,716 जो परिवार है उन तक पूरी तरीके से 10,000 राशि जो है वो उनके बैंक अकाउंट में जमा कराई जाए। अगर नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं फिर दिल्ली सरकार जो है फिर अगला कदम उठा सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मुख्य सचिव की बात करें तो नरेश कुमार की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जरूर कड़े संदेश दे दिए गए हैं और पत्र भी लिखा गया है। उस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि दिल्ली के तमाम बाढ़ पीड़ित इलाकों के लोग हैं उन तक कहीं ना कहीं सहायता जो है वो पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि लगभग 5,000 परिवार है जो कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित हैं, तो क्या लगता है लगभग 197 परिवार ही ऐसे हैं जिनको अभी तक सहायता राशि दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसकी लापरवाही मानी जा सकती है? अधिकारियों की ही लापरवाही जो अपना कार्य है वो समय पर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुख्य सचिव है उनको भी फटकार लगी है। अधिकारियों को भी बात करें इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या कहते एडीएम तमाम जो अधिकारी थे वो लगाए गए थे। तमाम कोशिशें के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिर्फ 200 लोगों लगभग 200 लोगों तक की सहायता राशि जो है वो पहुंचाई गई थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 5,000 परिवार जो है वो उन तक सहायता राशि अभी तक नहीं पहुंचाई गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं नाराज होती नजर आ रही है। खासतौर पर बाढ़ पीड़ित इलाकों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री जो आतिशी है जो मंत्री है उनके द्वारा बैठक की गई, तमाम जानकारी जुटाई गई, जिसके अंदर ये स्पष्ट हो पाया कि सिर्फ 197 लोगों को ही सहायता राशि दी गई है और बाकी लोगों को तक क्यों नहीं दी गई है। इसीलिए कहीं ना कहीं 2 दिन का जो कठोर कदम उठाया गया है, यानी कि छुट्टी किसी को नहीं दी गई है, तमाम अधिकारी जो है वो कार्य करेंगे और सोमवार तक यानी सोमवार शाम 6 बजे तक इसकी रिपोर्ट जो है वो आतिशी तक पहुंचाई जाएगी। अगर फिर भी कहीं ना कहीं देरी मिलती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है फिर कहीं ना कहीं अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कठोर कदम उठा सकती है। जी क्या लगता है आगे इसको लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोमवार तक का समय दिया गया है अधिकारियों को इसको लेकर रिपोर्ट पेश करने का,
तो जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की ओर से तो कदम कदम उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर उसमें अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो दिल्ली सरकार की ओर से क्या कुछ अहम इसको लेकर कदम उठाए जा सकते हैं आगे आने वाले समय में? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं या फिर क्या है बाढ़ पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सहायता राशि के साथ साथ जो जो उनके रहने की सुविधाएं थी, चाहे वो उनके बच्चों के लिए हो, चाहे उनकी यूनिफॉर्म हो, डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया हो, आधार कार्ड वगैरह, ये जो उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनके लिए भी कैंप लगाए जाएंगे। तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही थी, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से लापरवाही देखने को मिली और जो समय रहते लोगों तक अभी तक सहायता राशि जो है वो नहीं पहुंचाई गई है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारियों की ही लापरवाही है और इसी को लेकर आरटीसी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। और यहाँ तक कि जो मुख्य सचिव है उनको भी फटकार लगाई गई है और पत्र भी लिखा गया है, अगर सोमवार तक ये सहायता राशि नहीं पहुंचाई जाती है तो कहीं ना कहीं फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार कहीं ना कहीं यही आरोप लगा रही थी कि दिल्ली सरकार जो है वो बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रही है, उनके लिए मुआवजा कम दिया गया है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा लगाए गए थे, मगर अभी तक जो बाढ़ पीड़ित परिवार है वो उनके वाकई में ही काफी हद तक जो उनकी जो सहायता राशि है या फिर क्या है जो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। और खुद हमने भी जायजा लिया था तो कहीं ना कहीं उनके लिए वाटर प्रूफ टैंक जरूर लगाए गए थे कहीं ना कहीं बारिश से बचाव के लिए, मगर उनके लिए पंखों की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं वो गर्मी के अंदर परेशान थे। इस तरह की तमाम परेशानियां जरूर देखने को मिली थी और लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर वादे किए गए थे, जरूर आश्वासन दिए गए थे, मगर जो अधिकारियों की तरफ से लापरवाही देखने को मिली उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं वो बाढ़ पीड़ित तक सही समय पर नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं अभी समय रहते हुए कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सहायता राशि जो राशन है या फिर चाहे और चीजें हैं वो पूरी तरीके से कार्य नहीं हो पाया और उसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया, सोमवार शाम 6 बजे तक इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अगर फिर भी देरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर अधिकारियों के ऊपर ही दिल्ली सरकार जो है कार्य करते नजर आएगी। ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। महाराष्ट्र के पुणे में होने वाले तिलक पुरस्कार के मौके पर पीएम मोदी के साथ शरद पवार भी मंच पर होंगे। होने वाले कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। विपक्ष की बैठक में देखा जा रहा है कि नाराजगी के स्वर भी अब उठ रहे हैं, लेकिन अगर समय आया तो शरद पवार किसको प्राथमिकता देंगे? मोदी के साथ कार्यक्रम या राज्यसभा में केंद्र सरकार विरोधी वोट? ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिल रही हैं। वहीं दिल्ली पोस्टिंग पर केंद्र सरकार का विवादित बिल सोमवार या मंगलवार को राज्यसभा में आएगा। कि महाराष्ट्र में 1 अगस्त को तिलक पुरस्कार होने वाला है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम मोदी के साथ शरद पवार भी मंच पर होंगे। वहीं इसको लेकर अब विपक्षी गठबंधन में भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
आपको बता दें कि अब लग रहा है कि इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। विपक्ष की बैठक में देखा जा रहा है कि नाराजगी के स्वर भी अब उठ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, 1 अगस्त को जो तिलक पुरस्कार का कार्यक्रम होना है, कहीं ना कहीं उसको लेकर अब चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि इस अवसर पर एक ही मौके पर पीएम मोदी के साथ शरद पवार भी मंच पर दिखेंगे। इसको लेकर एक बार पूर्व जानकारी। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार एक साथ एक मंच साझा करेंगे, जिसमें अब सवाल उठने लगे कि एक तरफ विपक्षी एकता को संयोजित करने वाले महाराष्ट्र के राजनीतिक चाणक्य शरद पवार लगातार अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में एक बार वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इसमें तिलक सम्मान के तहत उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, इस तरह की जानकारी है। अब राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि आखिरकार शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर साझा क्यों करने जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से नाना पटोले ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात एक मंच पे होने जा रही है। इस मुलाकात का क्या मायने निकलेगा, इसका किसी को अंदेशा है। अब दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह से शरद पवार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह भरोसा दिलाए थे कि जब दिल्ली संशोधित बिल पास किया जाएगा उस वक्त जो है उसका वह विरोध करेंगे। अरविंद केजरीवाल जब मुंबई दौरे पर आए थे, इस दौरान उन्होंने शरद पवार और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इस दौरान इसी विषय को लेकर चर्चा हुई थी कि दिल्ली जो संशोधित बिल आने वाला है उस बिल को लेकर सभी विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। लेकिन शरद पवार एक बार फिर से उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर रहेंगे जब संशोधित बिल की बात चर्चा हो रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या शरद पवार का यह दोहरा राजनीतिक मापदंड है या फिर कुछ और। जी वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से विपक्ष लगातार एकजुट होता नजर आ रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मंच पर शरद पवार और पीएम मोदी को देखा जाएगा, तो क्या लगता है कि जो विपक्षी एकजुटता है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को लेकर लगातार बैठक हो रही है। पिछले दिनों बिहार में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलोर में हुई, उसके बाद मुंबई में जो है तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 25 अगस्त से 26 अगस्त तक मीटिंग बैठक रखी जाएगी, जिसमें 26 से ज्यादा विरोधी दल जो है मौजूद रहेंगे। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो शरद पवार जो है इस इंडिया नामक संगठन का जो है नेतृत्व भी कर रहे हैं। ऐसे में इस शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं होगा, इस तरह की भी बातें कही जा रही है। ऐसे मौके कभी कभार आ जाते हैं, इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में भी उठने लगी है। लेकिन विरोधियों में जरूर असमंजस की स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल को मदद की बात कहने वाले शरद पवार अचानक जो है उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे जब सच में अरविंद केजरीवाल को शरद पवार की जरूरत है। जी वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही उठापटक देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी के हालात थे उसके बाद ये जो स्थिति बनने वाली है 1 तारीख को, क्योंकि पोस्टिंग मामले को लेकर भी सोमवार या मंगलवार को ही बिल पास होगा, तो क्या लगता है कि इस तरीके से आगे आने वाले चुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिल रही है, तो ये जो स्थिति बन रही है इसके किस तरीके से असर देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए नाराजगी है। नाराजगी को लेकर अब बगावत के भी सुर उठने लगे हैं। कई नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि किस तरह से शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास बात है कि अजीत पवार भी उस मंच पर रहेंगे, जबकि अजीत पवार एनसीपी पार्टी से बगावत करके अलग हो गए हैं। ऐसे में शरद पवार का रवैया जो है अजीत पवार के खिलाफ बेहद जो है नरम रहा है। हालांकि उन्होंने पहले भी कहा है कि वह अजीत पवार के खिलाफ न्यायालय नहीं जाएंगे और कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जनता के बीच जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे।
तो इसमें यह भी देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं शरद पवार अजित पवार को अलग होने में कहीं सहयोग तो नहीं किया है, क्योंकि कोई और रणनीति तो नहीं जो अजित पवार शरद पवार अलग होने के बावजूद भी एक मंच साझा कर रहे हैं जिसमें पीएम मोदी भी रहेंगे। तो इस तरह के तमाम सवाल है और तमाम असमंजस की स्थिति है महाराष्ट्र की राजनीति में। ठीक है, सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते अगली खबर पर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के मोहाली सेंटर में खिलाड़ियों के सुबह के खाने के दौरान सेहत खराब होने की आई मीडिया रिपोर्ट्स, जिस पर पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जांच के आदेश देते हुए 3 दिनों के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी। मीत हेयर ने विभाग के विशेष मुख्य सचिव को मामले की जांच करके इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर सौंपने के लिए कहा है। और खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में लापरवाही सामने आई तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਜੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 96 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 48 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, हाल ही में मोहाली से खबर आई कि खिलाड़ियों के सुबह के खाने के दौरान लापरवाही बरती गई है। इसको लेकर अब खेल मंत्री ने कई कड़े निर्देश दिए हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता रहे कि खेल मंत्री मीत हेयर की तरफ से जो है मीडिया की तरफ से जो है उनको पता लगा था कि जो मोहाली में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जहाँ पे खिलाड़ी शुरू से ही भर्ती किए जाते हैं और खेल में जो खिलाड़ी होते हैं अगर वो निपुण होते हैं तो उनको खिलाने के लिए वहाँ पर रखा भी जाता है और वहाँ पर उनको खाने के लिए और रहने के लिए सुविधा जो है वो दी जाती है। वहाँ पर ही वो खेलते हुए नजर आते हैं। इसके चलते बीती कल की बात की जाए, बीती कल जो है उनकी तबीयत खराब हो गई जब उन्होंने सुबह का खाना खाया। सुबह का खाना खाते ही साथ तबीयत खराब हुई तो उनको मोहाली के 6 हॉस्पिटल में जो है भर्ती करवाया गया। हालांकि भर्ती के दौरान दवाइयाँ जो है उनको दी गई दवाई देकर जो है वो उनकी सेहत में जो है सुधार आया। उसके बाद उनको जो है दोबारा उनके इंस्टीट्यूट भेज दिया गया। और कहीं ना कहीं अगर खेल के दौरान अगर खाने में ऐसी चीजें जो है मिलती हुई नजर आएगी जिसमें खिलाड़ी की सेहत जो है बिगड़ती हुई नजर आएगी, उस पर कहीं ना कहीं जांच के आदेश जो है वो मीत हेयर ने दे दिए। मतलब कि 3 दिन के अंदर जो है ये रिपोर्ट सौंपने की बात जो है खेल मंत्री की तरफ से की गई है कि खिलाड़ियों की सेहत के साथ कोई भी समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। उनकी सेहत और सुरक्षा में पूरी तरह पंजाब सरकार जो है वचनबद्ध की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि दोषियों की बात, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी मीत हेयर खेल मंत्री ने कहा है। अगर पहले की बात करें, थोड़ा पीछे चले तो थोड़ा पीछे चलते ही अगर 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल पहले भी ऐसा ही कुछ मामला जो है इसी इंस्टीट्यूट में आया था जब वहाँ पर नोटिस में देखा गया था कि वहाँ पर जो खाना है खाने में कीड़े देखे गए थे और दोपहर के खाने में ये सब कुछ देखा गया था। इसके चलते जो समाज सेवी है वहाँ पहुंची थी जिनका नाम सूर्य मान है, उनके तरफ से नोटिस जो है सरकार को दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार। साथ ही एक मामला ऐसे ही सामने आया था जबकि बच्चों ने देख लिया था कि खाना अभी
शुरू नहीं हो तो बच्चे ने पहले ही देख लेना कि चावल में जो है वो कीड़े चलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते पहले भी एक दिन पहले ऐसा ही मामला आया और दूसरा मामला अब जो है आम आदमी पार्टी की सरकार में है। इसके चलते पीछे बच्चे की तरफ से ये कहा गया है कि उससे को बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है संदीप सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोल बिजली ऐप के नए वर्जन को लॉन्च कर दिया, जिससे उपभोक्ताओं को नए वर्जन से घर बैठे 36 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि बिजली बिल हाफ योजना में प्राप्त छूट की भी जानकारी इस ऐप में मिलेगी। साथ ही योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक बिजली बिल में मिली छूट का विवरण भी देख सकेंगे। इस ऐप को 13,25,000 से अधिक उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने मोल बिजली ऐप के नए वर्जन को लॉन्च किया है। कहीं ना कहीं अब इसके जरिए उपभोक्ताओं को नए वर्जन से घर बैठे लगभग 36 प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। आपको बता दें कि बिजली बिल हाफ योजना में प्राप्त छूट की भी जानकारी इस ऐप के जरिए लोगों को मिलेगी। साथ ही योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक बिजली बिल में मिली छूट का विवरण भी लोग इसमें सीधा देख सकेंगे। इस ऐप को 13,25,000 से अधिक उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मोल बिजली ऐप के नए वर्जन को लॉन्च किया गया है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस नए वर्जन को लॉन्च किया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को नए वर्जन से घर बैठे लगभग 36 प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। आपको बता दें कि बिजली बिल में अब तक कितनी माफ़ी दी गई है, कितना छूट दिया गया है, इसका विवरण भी लोग सीधा इस ऐप के जरिए अब देख सकेंगे। आपको बता दें कि लगभग अभी तक 13,25,000 से अधिक उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, भूपेश बघेल ने मोल बिजली ऐप के नए वर्जन को लॉन्च किया है, इसमें क्या कुछ अहम सेवाएं हैं जो अब लोगों को मिल सकेंगी, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कोरबा प्रवास के दौरान मोर बिजली ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है और इस मोर बिजली ऐप के पहले वर्जन को बिजली उपभोक्ताओं का अच्छा प्रतिसाद मिलने के कारण नागरिक सेवाओं को विस्तार देते हुए इस ऐप के दूसरे वर्जन को तैयार किया गया और मोर बिजली ऐप 2.0 के माध्यम से उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस पहल के लिए भी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को मोर बिजली ऐप के पहले वर्जन से अधिक सुविधाएं घर बैठे ही मिलेगी। उन्हें साफ तौर पर कहा कि बिजली के उपभोक्ताओं के लिए मोर बिजली ऐप दूसरा दफ्तर बन गया है और खुशी की बात यह है कि बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छत्तीसगढ़ी बोली यानी कि स्थानीय बोली में उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि से हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही बिजली बिल हाफ योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं को योजना के प्रारंभ से लेकर के अब तक बिजली बिल से प्राप्त छूट राशि है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और इसके साथ ही उपभोक्ता छूट की राशि का भी प्रमाण पत्र इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आकांक्षा, ये बताना चाहूंगा कि इस ऐप को लॉन्च करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 36 प्रकार के उपभोक्ता सेवा की जानकारी दी, जिसमें से बिल की जानकारी हो गई, गणना हो गई और दरें हो गई, बिजली बिल भुगतान की सुविधाएं हो गई, जैसे ऑनलाइन भुगतान हो गया, नजदीकी भुगतान केंद्र हो गया, पिछले 2 वर्षों का बिल भुगतान वितरण हो गया, उसके साथ साथ बिजली बिल हाफ योजना से छूट की जानकारी भी मिलेगी। ऐसी तमाम 36 प्रकार की सेवाएं हैं उपभोक्ताओं को मिलने वाली मोर बिजली ऐप 2.0 के माध्यम से। जी आकांक्षा। वही टिकेश, अगर बात करें तो मोर बिजली ऐप और मोर बिजली ऐप का ये जो नया वर्जन है, इसमें क्या कुछ अहम परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछले जो मोर बिजली ऐप थे उसमें इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इसको विस्तार करते हुए जिस तरीके से इस ऐप को जिस लोगों को प्रतिसाद मिला है और इस ऐप के माध्यम से लोगों ने बिजली बिल की जो सुविधा है उसको ऑनलाइन तरीके से किया है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें और सुविधाओं का विस्तार किया, जिसमें 36 प्रकार की सुविधाएं हुए। आपातकालीन विद्युत अवरोध हो गया, ट्रांसफर में खराबी इत्यादि की सुविधाएं मिलेगी।
जैसे ट्रांसफर खराब हो जाता था तो लोगों को फोन करना पड़ता था बिजली दफ्तर में, लेकिन आप बिजली ऐप के माध्यम से 2.0 के माध्यम से इसकी सीधा जानकारी दे सकते हैं। इसमें आप अपना पूरा डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद जो बिजली कर्मचारी आपके मोहल्ले तक पहुंचेंगे और बिजली की जो भी सुविधा है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसमें साफ तौर पर ये भी है कि नए बिजली कनेक्शन का नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं, टैरिफ परिवर्तन भी कर सकते हैं, लोड बढ़ाने घटाने के साथ साथ मीटर शिफ्टिंग जैसी सुविधाएं भी इस बिजली ऐप में देखने को मिलेगी। जी आकांक्षा। वहीं टिकेश, अगर बात करें तो इस ऐप को लगभग कितने ऐसे उपभोक्ता हैं जो अभी उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कितने उपभोक्ताओं को इस नए वर्जन का लाभ मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के भूइयां ऐप के बाद सिर्फ मोर बिजली ऐप का ही 10 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है और 6 अक्टूबर 2020 को ये लॉन्च किया गया था, जिसमें 13,25,000 से अधिक उपभोक्ता डाउनलोड कर इस सुविधा को उपयोग कर ले रहे थे। गूगल प्ले स्टोर में निःशुल्क उपलब्ध है इस मोबाइल ऐप में 36,700 से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा 5 में से 4.4 की रेटिंग दी गई है। राज्य में जिस तरीके से इस ऐप को लेकर लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, इसकी सफलता का परिणाम है कि 2.0 सरकार को जारी करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोर बिजली ऐप को सर्वाधिक लोकप्रिय इसको बताया गया। करीबन 50% से अधिक शिकायतें मोर बिजली ऐप के माध्यम से प्राप्त हुई है और इन शिकायतों का समय सीमा में निराकरण भी 70% से बढ़कर 94% देखने को मिल रहा है। जी कांचा। वहीं टिकेश, अगर बात करें तो इस ऐप को लोग किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या मान लीजिए कि इसकी ऐप को यूज करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए, ऐप को यूज करने की पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने बताया कि 36 प्रकार की जो सुविधाएं है इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मोर बिजली ऐप 2.0 लिखेंगे तो ये गूगल प्ले स्टोर में आएगा। इसके बाद इसको आपका पूरा मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। इसके बाद अपना जो बिजली बिल क्रमांक है उसको आप इसमें दर्ज करेंगे, जिसके बाद आपकी जो पूरी जानकारी है कि कब कब कितने बिजली बिल पटाए, तमाम तरीके की जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है वो एक फोल्डर के तौर पे आ जाते हैं, जिसके माध्यम से आप उसमें क्लिक करते हैं तो अगर आप बिजली बिल पटाना चाहते हैं तो उसकी अलग फोल्डर है। तो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से लोग बिजली से जुड़ी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा बिजली विभाग के द्वारा दी जाती है उसको पूर्णतः इसमें कार्य कर सकते हैं। जी। वहीं टिकेश, अगर बात करें तो बिजली से जुड़ी समस्याएं या उपभोक्ताओं को इससे पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किस तरीके से सहायता दी गई, क्योंकि ये जो ऐप है ये 2020 में लॉन्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की अगर बात करें तो उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए और क्या कुछ ऐसे कदम हैं जो सरकार की ओर से अभी तक उठाए गए हैं? लेकिन इस पर जिस तरीके से बिजली बिल जहाँ पर हम बिजली बिल केंद्रों की बात करें, जहाँ पर रसीद पटाने की बात करें तो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हमको पहले देखने मिलती थी। अब वो लंबी कतारें कम होकर के अब लोग घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से मोर बिजली ऐप के माध्यम से लोग बिजली बिल अपने है वो भुगतान कर दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बड़ी सुविधा मिली है। समय समय पर सरकार की योजनाएं हैं, बिजली बिल हाफ योजना, इसके माध्यम से लोगों को भी सुविधा मिली है और कहीं ना कहीं लोग छत्तीसगढ़ में कोल का खदान भी है, तो ऐसे में यहाँ पर बिजली के उत्पादन भी किए जाते हैं, तो लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ पर सुविधा दी गई है। ठीक है टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों बयानबाजी को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी बयानबाजी के चलते कांग्रेस नेता बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के द्वारा गढ़वालियों को लेकर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेसियों की मति भ्रष्ट हो चुकी है। इन्होंने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है और इस तरह के बयान देकर उन वीरों का अपमान किया है जिन्होंने गढ़वाल से होते हुए देश का नाम रोशन किया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अमित, उत्तराखंड में कांग्रेस में इन दिनों बयानबाजी को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। वहीं अब कैबिनेट मंत्री ने भी इस पर पलटवार किया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल अगर देखिए, जहाँ एक तरफ भाजपा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी मोड पे आ चुकी है, वहीं अब कांग्रेस की बात की जाए, लगातार कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी अब कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अब चौतरफा यहाँ पर बयानों से घटती हुई नजर आ रही है। गढ़वाल मंडल के लोगों के लिए जो जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी सामने आई, प्रदेश अध्यक्ष मैरा और जो कांग्रेस नेता है मनीष कौंडल उनके द्वारा, उसके बाद से लगातार पार्टी के भीतर ही कहीं ना कहीं लगातार बयानबाजी हो रही है और उसको लेकर के कांग्रेस का जो एक खेमा है वो नाराज भी है। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, वो लगातार अपने बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पूरी तरीके से अब भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं इनको इनके बयान की वजह से घेरा जा रहा है। गणेश, यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके द्वारा भी कहा गया है कि कांग्रेस की मती भ्रष्ट हो चुकी है, जो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। और वहीं आकांक्षा साहब को बता दूं, गढ़वाल मंडल में क्योंकि 3 लोकसभा सीटें आती हैं और चुनावी समर यहाँ पर आने वाला है, उसको लेकर के लगातार भाजपा कहीं ना कहीं इन बयानों को कांग्रेस के मुद्दा बनाएगी और पूरी तरीके से गढ़वाल मंडल के अंदर इन बयानों की लगातार आगे चर्चा होने जा रही है। उसको लेकर के भाजपा की तरफ से लगातार बयानबाजी इसमें आ रही है, कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से आप कहीं ना कहीं इन बयानों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इन बयानों में उनका क्या कहने का था ये इसका दर्शाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके बयानों को तोड़ मोड़ को दिखाया जा रहा है भाजपा के द्वारा और जो यहाँ पर जो विपक्षी उनके द्वारा पूरी तरीके से आप भाजपा के सवालों के जरिए कांग्रेस निशाने पर है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से अब इन बयानों को की तरफ से बचते हुए कहीं ना कहीं वो लोग नजर आ रहे हैं। वहीं अमित, अगर बात करें तो इससे पहले भी उत्तराखंड कांग्रेस में काफी फूट देखने को मिली। उसके बाद जिस तरीके से ये बयानबाजी सामने आ रही है, तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में इसका किस तरीके से असर देखने को मिल सकता है? देखिए, दूसरी बात की जाए, कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरीके से कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस का बढ़ता हुआ नजर आया था और तमाम तरीके से कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर भाजपा की सरकार है और विपक्ष की भूमिका है, तो कई प्रकार से सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं और अभी राहुल गांधी का सितंबर माह में यहाँ पर प्रस्तावित दौरा ही बताया जा रहा है, रैली यहाँ पर निकालने की तैयारी की जा रही है। उस सब बीच के उन सब के अलावा यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी अब सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं आप क्योंकि किस उद्देश्य से यहाँ पर करण मेहरा और मनीष कौंडल ने ये बयान दिया था, लेकिन भाजपा इसको पूरी तरीके से एंटी कांग्रेस के माहौल में बनाने में जुटी हुई है और इस बयानों के जरिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा लड़ने की तैयारी भी कर रही है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से हालांकि तैयारियां की जा रही है आगामी यहाँ पर रणनीति के तहत, लेकिन बयानबाजी के चलते यहाँ पर कांग्रेस के भीतर का भी खेमा जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है। और पूर्व में जिस तरह बयानबाजी और जो नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर देखी जा रही थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया जा सकता है। और पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव है वो इससे प्रभावित ना हो, उसके लिए हालांकि कांग्रेस तैयारी करेगी और अब यहाँ पर करेगी, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को बुलाएगी और कांग्रेस के जो भीतर घात है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता की तैयारी कांग्रेस की जाएगी। वहीं अमित, अगर बात करें जिस तरीके से गणेश जोशी ने पलटवार किया है कांग्रेस के बयान पर, तो कांग्रेस की ओर से सफाई के तौर पर किस तरीके से इस बात को स्पष्ट किया गया है? देखिए, क्योंकि गणेश जोशी का बयान इसमें आया है, अभी हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका कोई पलटवार नहीं आया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अपने जो चीज नेतृत्व जो प्रदेश के बयानों पर कहीं ना कहीं बचाव की भूमिका में लगातार दिखाई दे रहे हैं, वहीं मनीष कौंडल जो कांग्रेस के नेता उनकी तरफ से बयानबाजी यहाँ पर हुई थी। पार्टी के अंदर भीतरघात में यहाँ पर अंदर जो चीजें चल रही है उसको पार्टी फोरम में ना रखकर जैसे बयानबाजी की जाती है कांग्रेस के लिए, उसके लिए ही है कि लगातार इस तरह की चीजों से वो गिरती हुई नजर आती है और जनता में लगातार जो विश्वास बनाने की बातें लगातार कांग्रेस करती है, कई प्रकार से कार्रवाई करती है, उस पर कहीं ना कहीं इस तरह की विफल हो सकती है। लोकसभा चुनाव के इस तैयारी को लेकर के लगातार यहाँ पर कांग्रेस करते नजर आ रही है, लेकिन अपने बयान में भी घिरते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस की तरफ से गणेश जोशी ने जो यहाँ बयान दिया उस पर आने वाले समय में बयान जरूर आएगा आकांक्षा, लेकिन अभी फिलहाल अभी कोई बयान इसमें नहीं आया है। और कांग्रेस जी अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बाद ठियोग से विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने भी बोर्ड निगमों में तैनाती को लेकर की जा रही देरी पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई है, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। कुलदीप राठौर ने कहा कि निश्चित तौर पर कार्यकर्ता मायूस हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हजारों कार्यकर्ताओं की वजह से आई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जल्द कार्यकर्ताओं की तैनाती की मांग को पूरा करेंगे। साथ ही कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वो संगठन के व्यक्ति हैं और लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को लगता है कि सत्ता में आने के बाद जो मान्यता उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।